आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। चलिए इसको हम पहले परिभाषित करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये देखने में आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी परिभाषा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार के संख्याओं का जो संग्रह बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई। तो अब हमें यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जानने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के ऊपर कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो अब हम इसमें समझते हैं कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 ना हो।
अगर ये कंडीशन आपको मिले कि कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में है, जहाँ पर p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0, यानी कि नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो जैसे देखिए 1/2, 2/3, 3/4, 5/7, 7/10, 10/1000, मतलब आप कुछ भी लिखिए, आप कुछ भी बटे में लिख दीजिए, कुछ भी बटे में लिख दीजिए। इस प्रकार से मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये सभी क्या हैं, इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं। क्या है ये, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं। साथ ही अगर ऊपर जो 0 है, जैसे कि 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6 या 0/10, मतलब इस प्रकार की भी अगर कोई संख्या है तो उसे भी आप क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं हैं। अगर इस प्रकार से भी कोई संख्या लिखा हुआ है, ऊपर 0 है, नीचे कोई संख्या है, तो वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप इसको लिखेंगे, ये भी जो है इत्यादि भी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी आपने समझ लिया। परंतु अब ये स्पेशल चीज़ है जो आपको बता रहे हैं, परंतु 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं जिसके बटे में 0 लिखा हो वो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो आप बताएंगे कि ये परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बटे में क्या है, 0 है। इसलिए आप इस प्रकार की संख्याओं को परिमेय संख्या नहीं सॉरी, इस प्रकार की संख्याओं को आप परिमेय संख्याएं नहीं कहेंगे। तो ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें परिमेय संख्या तो आपने समझ लिया। दूसरी जो चीज है इसमें, दूसरा पॉइंट जो है वो है अपरिमेय संख्याएं। तो हम अपरिमेय संख्याओं को भी समझ लेते हैं ताकि हम वास्तविक संख्याओं को अच्छे से जान पाएं कि ये वास्तव में होती क्या हैं। तो अपरिमेय संख्याएं हम वे संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। जैसे, तो हम अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं
आप लिखिए √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11। बहुत सारी संख्याएं हैं आपके पास, जो इन संख्याओं को आप बटे के रूप में, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हैं? इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। ये अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब आप यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह बनाइए, क्योंकि आपने परिमेय संख्याओं को समझ लिया और अपरिमेय संख्याओं को समझ लिया। तो मैं यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह बना रहा हूँ। वास्तविक संख्याओं का संग्रह जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक बहुत बड़ा कोई थैला है। इसके अंदर मैंने बटे में संख्याएं लिखी हैं। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, रूट में भी संख्याएं हो सकती हैं और बटे में भी संख्याएं हो सकती हैं। आप चाहे माइनस में लिखें या प्लस में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इस थैले में देखिए ध्यान से, इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आपको दिख रही हैं। तो इस संग्रह को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। यानी कि वास्तविक संख्याओं में आप दोनों ही प्रकार की संख्याओं को शामिल करेंगे, परिमेय संख्या को भी और अपरिमेय संख्या को भी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप यहाँ पर जो संग्रह बनाए हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय हैं, इन दोनों को तो आप वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। यानी कि आप किसी भी परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ये चीज़ भी आप समझिए। हम किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्याओं में दोनों को ही शामिल किया जाता है। किसी अपरिमेय को भी आप वास्तविक संख्या कह सकते हैं क्योंकि हर अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या आप कह सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या होती है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया कि ये जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो उसमें दो प्रकार की संख्याओं को शामिल किया जाता है, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को। अब मैं आपको आगे का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप ये सीखेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा है वो आने वाले टाइम में, यानी कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बदल जाएगी परिभाषा। तब क्या हो जाएगी वास्तविक संख्या की परिभाषा? तब वास्तविक संख्या की परिभाषा इस प्रकार से होगी कि हर वो नंबर जो आप सोच सकते हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आपने मेरी बात समझ लिया ना? वास्तविक संख्या की परिभाषा इस प्रकार से बनेगी, हर वो नंबर जो आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे मैंने कहा 0, मैंने कहा -1, मैंने कहा 2, मैंने कहा -5, मैंने कहा -2/3, मैंने कहा 5/4, मैंने कहा √2, फिर √3। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं?
प्लस की भी संख्याएं हैं, माइनस की भी संख्याएं हैं, जीरो भी है, 1 को भी ले लीजिए, 1 भी है इसके अंदर। तो ये जो संख्याएं हैं इनको भी आप क्या बोलेंगे कि ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। ये चीज़ भी आपको समझना है कि मतलब हर वो नंबर जो आप सोच सकते हैं, चाहे वो पॉइंट में भी क्यों ना लिखा हो, पॉइंट की भी संख्याएं आप ले सकते हैं, 1.2 -2.5, ये सब भी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो हर वो नंबर चाहे बटे में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे माइनस में हो, 0, 1, सभी संख्याओं का जो संग्रह होता है उसी वास्तविक संख्याएं हम कहते हैं। ये भी हमारी इसकी परिभाषा है। बाकी जो मैंने पीछे लिखवाया है वो तो है ही, वो तो रहेगा ही। चलिए, तो आपने ये सब समझ लिया, आपने वास्तविक संख्याओं को जाना कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि मेन हमारा जो चैप्टर था वो था वास्तविक संख्याएं, जिसको हमने यहाँ पर समझा कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। अब हमें जो एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ना है, उसमें हमें पढ़ना है HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ना है कि जो HCF होता है, महत्तम समापवर्तक उसको हिंदी में बोला जाता है, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे वो भी आपको सीखना है। अब उस HCF को फाइंड करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी प्रयोग करना है। अब क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग पहले क्वेश्चन में किया जाएगा, तो हमें इसके ऊपर भी बात कर लेना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं एक और नए टॉपिक के ऊपर। जब आप HCF फाइंड करेंगे तब आपको इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। हम इसको बहुत ही इजीली और आसानी से समझ लेंगे। बहुत आसान है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मैं वो भी नाम लिख देता हूँ। वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। यानी कि आप नाम कोई भी रखें, लेकिन वो इसी प्रकार से होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए, एक ही बात है। तो आप इसको कैसे समझेंगे? देखिए, जब भी हम विभाजन करते हैं, विभाजन का मतलब भाग करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो आप इस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 9, और इस 9 को अगर हम 2 से विभाजन करें यानी कि भाग करें, तो 2 चौक 8 हो जाएगा और शेषफल में 1 आ जाएगा। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। यहाँ पर ये जो विभाजन हम करते हैं, ये जो हम विभाजन करते हैं, इस विभाजन में जो अंदर की संख्या होती है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं भाज्य।
और जो बाहर की संख्या होती है 2 जिससे भाग किया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। और जो हमारा आंसर आता है 4 उसको बोलते हैं भागफल। और नीचे जो हमारा आता है जिसको आप बोलेंगे शेषफल, नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाएगा? शेषफल बोला जाएगा, शेषफल। तो ये आपने देखा कि जो भी विभाजन किया जाता है उसमें एक संख्या भाज्य होती है, एक संख्या भाजक होती है, एक संख्या भागफल होता है और एक संख्या शेषफल होता है। तो मैं अब आपको भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल के बीच में, चारों के बीच में एक संबंध बताने जा रहा हूँ। इस संबंध को ध्यान दीजिएगा। संबंध इस प्रकार से है कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक के गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। भाज्य का क्या फॉर्मूला होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये संबंध है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में। तो इसी संबंध को ही हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉरी, इस संबंध को क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसी संबंध को ही कहा जाता है जो आपके सामने है। अब अगर मैं इसको सिंबॉलिक नोटेशन दूं, यानी कि इसको अगर मैं उस किसी और छोटे रूप में लिखना चाहता हूँ, सिंबॉलिक नोटेशन अगर मैं करूँगा तो वो इस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, जो अंदर वाली संख्या है जिसको आप भाज्य बोलते हैं उसको आप a मान लीजिए, और जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं जिसको भाजक बोलते हैं उसको b मान लीजिए, और जिस संख्या से आप भाजक के बाद जो संख्या आपका आंसर आती है जिसको भागफल कहते हैं उसको q मान लीजिए, और जो शेषफल है उसको r मान लीजिए। तो q यहाँ पर कोशेंट है यानी कि भागफल, r यहाँ पर रिमाइंडर है यानी कि शेषफल, a यहाँ पर भाज्य है और b यहाँ पर भाजक है। अब अगर हम a, b, q, r इन चारों चर को यानी कि सिंबल का प्रयोग करें और इस संबंध में रख दें, इस संबंध में रख दिया जाए, तब ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। क्या है हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ये हमारा संबंध है। अब हम इसको सिंबॉलिक नाम दे रहे हैं। भाज्य को हमने a मान लिया, भाजक हमारा b है गुणा भागफल हमारा q है और प्लस शेषफल यहाँ पर r है। तो यहाँ पर आ गए आप।
तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a बराबर b और q की जब आप गुणा करेंगे तो आप इसको लिखेंगे बी क्यू प्लस में r। अब ये ऐसे लिखा जाएगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, ये क्या है? यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या फिर आप कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है। यहाँ पर एक शर्त भी होती है, एक शर्त भी होती है यहाँ पर। किसके बीच में? शर्त जो होती है वो शेषफल और भाजक यानी कि b और r के बीच में शेषफल होता है, संबंध होता है। मतलब कि एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है। वो शर्त भी मैं आपको बता देता हूँ कि b और r, q और a से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन b जो है यानी कि जो भाजक है और जो शेषफल है, इनके बीच में शर्त ये होती है कि आप जानते हैं कि जो हमारा शेषफल है यानी कि जो r है उसका मान 0 तो आ सकता है, 0 आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा कभी नहीं आता है। r का मान कभी 0 से छोटा नहीं आता है। इसलिए मैं दिखाऊंगा कि जो r है वो हमेशा जो है 0 से बड़ा होता है, या कभी कभी तो हमारा शेषफल 0 भी आ जाता है। इसलिए मैंने दिखाया है कि जो r है उसका मान 0 से बड़ा होता है। जिसकी तरफ ये नोक होती है वो संख्या छोटी, और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। यानी कि जो r है वो 0 के, ये मैंने जो नीचे लाइन खींची इसका मतलब होता है बराबर, यानी कि r 0 के बराबर तो हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। माइनस में शेषफल कभी नहीं आता है, इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा। और दूसरा ये जो हमारा b है, b यानी कि ये क्या है? ये भागफल नहीं सॉरी भाजक है ये। यानी कि जो ये b है यहाँ पर जो भाजक है वो हमेशा बड़ा रहेगा r से, यानी कि b का मान हमेशा रिमाइंडर से यानी कि शेषफल से बड़ा रहेगा। ये शर्त भी इस विभाजन में या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में संतुष्ट होनी चाहिए, या आप कहें कि यहाँ पर संतुष्ट होनी चाहिए ये शर्त कि r का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं बनेगा। और साथ में जो b का मान है वो हमेशा इस r से बड़ा होना चाहिए, या हम यूं कहें कि r जो है वो b से छोटा रहना चाहिए, हमेशा ऐसा होता है। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर हम कुछ और बताएं कि जो a और b है, a और b दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। और जो q और r है ये होनी चाहिए पूर्ण संख्याएं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो हम विभाजन कर रहे हैं, इस विभाजन में जो a और b है वो तो पूर्णांक होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तथा a और b क्या होना चाहिए? पूर्णांक। जहाँ तथा a और b पूर्णांक हैं और a और b तो पूर्णांक हो सकते हैं, q और क्या है? q और r जो है ये पूर्ण संख्याएं हैं। q, r ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। ये चीज भी आपके समझ आना चाहिए कि a और b तो पूर्णांक है, लेकिन q और r क्या है? ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। ये भी आप ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर दो बातें और आ गई हैं। कौन कौन सी? कि पूर्णांक क्या है और पूर्ण संख्याएं क्या है। तो अब हम पहले पूर्ण संख्याओं को समझ लेते हैं
और फिर पूर्णांक समझ लेते हैं। तो चलिए हम पूर्ण संख्याओं को समझते हैं। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा तीसरे नंबर पे, वो रहेगा पूर्ण संख्याएं, जो कि समझना बहुत इजी है, आसानी से आप समझ पाएंगे। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या आप ऐसे समझिए कि जब आप गिनती गिनना शुरू करते हैं, जब आप काउंटिंग शुरू करते हैं तो आप कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप पढ़ते चले जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। लेकिन हमें तो पूर्ण संख्याएं जानना है। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। सिर्फ आपको ये जानना है कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और वो अनंत तक चलती रहती हैं। उसे आप क्या बोलेंगे कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब इसमें आप 0 को और शामिल कर लीजिए, 0 भी शामिल हो जाएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और ये अनंत तक चलता रहेगा। इसकी कोई सीमा नहीं है, कभी ये खत्म नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती हैं, कभी उनका अंत नहीं होता है। तो उसे आप बोलेंगे कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये चीज़ भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो है दूसरी चीज़ आती है पूर्णांक। तो हम चौथे नंबर पे समझते हैं कि जो पूर्णांक है क्या। चलिए पूर्णांक को समझते हैं। तो अगर आप पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक भी अपने आप में बहुत ही इजी होता है। मैं पूर्णांक को समझाने से पहले आपको संख्या रेखा के बारे में बताता हूँ, क्योंकि संख्या रेखा से आप पूर्णांक को बहुत ही इजीली और आसानी से समझ पाएंगे। तो संख्या रेखा को आप पहले समझ लीजिए तो पूर्णांक आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। तो जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा बहुत इजी है। संख्या रेखा भी आप जान सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जो भी रेखा होती है, अगर आप एक लाइन खींचें और इस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दें, तो बीच वाली संख्या को हम बोलते हैं 0। और अगर आप 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा दें, इस प्रकार से जैसे मैं लगा रहा हूँ, इस प्रकार से अगर आप निशान लगा दें तो ये इस तरफ भी अनंत जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगा, और दूसरी तरफ भी ये अनंत जाएगा। यानी कि राइट हैंड साइड में भी आप कितना भी दूर चले जाइए और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना दूर चले जाइए। बीच में 0 है, इस पे भी ध्यान दीजिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये संख्याएं सारी प्लस में होती हैं। 0 से जो शुरू होती हैं और राइट हैंड साइड में इस दिशा में चलती रहती हैं और कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो ये सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, यानी कि प्लस की होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में चलती हैं संख्याएं, वो सभी संख्याएं माइनस में होती हैं, यानी कि -1 -2 -3 -4। और ये इसका भी कभी अंत नहीं है, ये भी हमेशा चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अब आप पूर्णांक को जान सकते हैं कि पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिसमें इन सभी संख्याओं को शामिल किया जाता है। इसमें 0 भी होता है, 1 2 3 4 धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, -1 2 3 4 ये माइनस की भी संख्याएं होती हैं। तो इन सभी संख्याओं को जब हम एक साथ मिला देते हैं
तो उसे ही बोला जाता है पूर्णांक। तो इसलिए मैं इसको दिखाऊंगा कि डैश 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 -4 -3 -2 -1, फिर इसमें 0 भी आना चाहिए। 1 2 3 4 डैश डैश कभी ख़त्म नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 0 भी लिखा है। 1 2 3 4 ये कभी ख़त्म नहीं होगा। प्लस की भी संख्याएं हैं। -1 -2 -3 -4 माइनस की भी संख्याएं मैंने लिखा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इन सभी को मिला के हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। इसी को ही पूर्णांक कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो किसे कहते हैं और पूर्णांक क्या होती हैं वो किसे कहते हैं, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने जो a और b को पूर्णांक बोला है तो वो इनमें से कोई सी भी संख्या हो सकती है। साथ मैंने q और r को पूर्ण संख्या बोला है तो मतलब वो केवल 0 हो सकता है या तो फिर 1 2 3 4 प्लस की सारी संख्याएं जो अनंत तक चलती हैं इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं कभी नहीं शामिल होती हैं। तो इस प्रकार से आपने पूर्ण संख्याओं को भी समझ लिया, पूर्णांक भी समझ लिया और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे और उसमें हमें, मैं आपको पहले ही बता दूं, HCF फाइंड करना सीखना है। HCF फाइंड करना हम सीखेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूं कि जो HCF होता है, HCF को अगर हम इसको फुल फॉर्म में लिखें तो HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HEIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा HCF का फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका फुल फॉर्म इस प्रकार से है, आपने देख लिया। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको ज्ञात करना सीखते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। किन्हीं, वैसे तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमें 3 संख्याओं का भी HCF भी ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी हमें जो ज़रूरत है हम केवल उसको समझते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम चीज़ों को और डीपली पढ़ना शुरू करेंगे। अभी जो ज़रूरत है सिर्फ हम उसके ऊपर बात करेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का HCF ज्ञात, HCF को ज्ञात करना कि मतलब आप कैसे किन्हीं दो संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो बहुत इजी है। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं। मैं एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है जो कि है 24, एक दूसरी संख्या है हमारे पास 36। आप इन संख्याओं को देख रहे हैं, एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या 36 है।
इन दोनों ही संख्याओं का हम HCF ज्ञात करने जा रहे हैं। 24 और 36 का HCF ज्ञात करना, ये हम करके देखते हैं। यहाँ पर जो हम प्रोसेस यूज करेंगे वो रहेगा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया। 24 और 36 का जो आप HCF निकालेंगे, इसमें आप कौन सी विधि प्रयोग करेंगे? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ये जो लंबी विभाजन प्रक्रिया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया वो क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लंबी विभाजन प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी दो संख्याएं दी हुई है उन दोनों में देखते हैं कि छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे और बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे और हम भाग करेंगे, यानी कि विभाजन करेंगे। तो 24 और 36 में बड़ी संख्या हमारे पास 36 है, इसको अंदर लिखा जाएगा, और जो छोटी संख्या है 24 उसको बाहर लिखा जाएगा इस प्रकार से। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो 24 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 24 दूनी 48 ज़्यादा हो जाएगा। 24 दूनी 48 अगर हम करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम एक बार ले जाएंगे। तो 24 का पहाड़ा एक बार ले जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो शेषफल हमें कितना मिल गया? शेषफल हमें 12 मिल गया। अब हम फिर से इस 12 से, इस शेषफल यानी कि जो 12 आया है, इस 12 से हम फिर से भाग करेंगे इस 24 को। तो जब हम इस शेषफल 12 से इस 24 को, यानी कि जो भाजक है उसको भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 दूनी 24। अब शेषफल 0 आ गया। तो ये प्रोसेस जो मैंने आपको पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में करके दिखाया है, ये तब तक करना पड़ता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, क्योंकि पहले स्टेप में शेषफल 0 नहीं आया, दूसरे स्टेप में शेषफल 0 आ गया। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पर हम रुक जाएंगे, और जिस स्टेप में शेषफल 0 आया है उस स्टेप में जो भाजक है वही हमारा क्या है? HCF है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो HCF है किन दो संख्याओं का? 24 और 36 का कितना रहेगा? 12। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम किन्हीं दो संख्याओं का जो HCF है वो कैसे ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से किया जाएगा। बाकी जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम HCF को फाइंड करेंगे। अगर इसके अंदर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें तो उसको भी कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए या फिर एल्गोरिथम बोलिए का भी अगर आप प्रयोग करें तो कैसे किया जाएगा, तो ये भी करना बहुत आसान है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब आप प्रयोग करेंगे तो यूक्लिड प्रमेयिका को लिख लीजिए कि ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में क्या आएगा? शेषफल आएगा। प्लस में क्या आएगा? शेषफल। तो जब आप इसको देखेंगे, पहले स्टेप में देखिए भाज्य कितना है? 36 है। भाजक कितना है? 24 गुणा भागफल कितना है? 1 ब्रैकेट में प्लस शेषफल कितना है? 12।
तो ये बन गया हमारा पहला एल्गोरिथम। अब दूसरे स्टेप में देखिए, भाज्य कितना है 24, भाजक कितना है 12, गुणा भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 0। तो ये जो मैंने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप ये जो लिखा है, ये पहला स्टेप लिखा है, ये दूसरा स्टेप लिखा है। जब हम इस विभाजन को, जो हमने लंबी विभाजन प्रक्रिया किया है, उस विभाजन को इस प्रकार से लिखते हैं, ये क्या है, वास्तव में यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी को ही आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इस प्रकार से जब हम उनको बनाते हैं तो इसी रूप को ही हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसमें भी हम सिर्फ उसी स्टेप को लेंगे जिसमें शेषफल 0 हो। इसमें तो शेषफल 0 आया नहीं है, इस कंडीशन में शेषफल 0 है, और शेषफल 0 की कंडीशन में जो भी भाजक होगा वही क्या होगा, हमारा HCF रहेगा। HCF कौन सी संख्याओं का, 24 और 36 का। तो चाहे आप यहाँ से उसको देख के समझ लें या तो फिर आप यहाँ पर देख के समझ लें, एक ही बात है, जैसे मन करे वैसे आप कर सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हमें HCF तो आपके समझ में आ गया है, ये आपके समझ में अच्छे से आ गया है। अब हम आगे चलते हैं और जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें और हैं जो हमें हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें एक है अभाज्य संख्याएं, दूसरा है भाज्य संख्याएं। इन दोनों टॉपिक को और समझ लेते हैं और उसके बाद कुछ 2-4 पॉइंट और जान लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं। यहाँ पर आप अब जो समझेंगे वो रहेगा अभाज्य संख्याएं। क्या रहेंगी, अभाज्य संख्याएं। तो अब जो हम समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं अभाज्य संख्याओं को। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। या तो आप ऐसे लिखिए कि वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। या तो आप ऐसे लिखिए, या तो आप लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। वो मैंने दूसरा आपको बता दिया है, आप वो भी लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिसमें केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से आपको समझने के लिए ये इजी रहेगा। तो वे संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, जैसे देखिए, आप यहाँ पर 2 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए, 7 लिखिए, 13 हाँ 7 के बाद
13 जो है 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, और किसी के पहाड़े में नहीं आता। 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 है, 23 है, और 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 47 है, 53 है। मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप देखेंगे कि ये संख्याएं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 53, तो ये केवल 1 से विभाजित होगा और ये 53 से विभाजित होगा और किसी से भी नहीं कटेगा ये। इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरी संख्या लूँ, मैंने मान लीजिए 17 ले लिया, तो ये 1 से विभाजित होगा और 17 से विभाजित होगा और किसी से भी विभाजित नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं 47 लेता हूँ, तो ये 1 से विभाजित होगा और 47 से विभाजित होगा, और ये 47 किसी से भी विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मैं 23 लेता हूँ, तो ये केवल 1 से विभाजित होगा और फिर 23 से विभाजित होगा और किसी से भी विभाजित नहीं होगा। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त और दूसरी प्रकार की संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। जैसे इसके अंदर आप 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, आप 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक संख्या छोड़ दिया है 11 छूट गया है, आप 11 को भी लिख लीजिएगा। इसके अंदर 11 भी आएगा, 11 भी किसी से नहीं कटता है। 12 के बाद यहाँ पर आप और आप क्या लिख सकते हैं? आप 15 लिख सकते हैं, आप 16 लिख सकते हैं, आप 18 लिख सकते हैं, आप 20 लिख सकते हैं। तो बहुत सारी संख्याएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से कट जाती हैं। जैसे इसमें से आप कोई भी एक संख्या लीजिए, मान लीजिए मैंने 20 ले लिया, तो 20 जो है 1 से भी कटेगा, 20 जो है 2 से भी कटेगा, 20 जो है 4 से भी कटेगा, 20 5 से भी कटेगा, 20 10 से भी कटेगा, तो 20 20 से भी कटेगा। कितनी सारी संख्याओं से विभाजन हो रहा है। तो एक और स्वयं से तो विभाजित हो रहा है। जो 20 है, 20 जो संख्या है वो 1 से और स्वयं से तो विभाजित हो रहा है, यानी कि 1 से और 20 से तो विभाजित हो रहा है। साथ में और दूसरी प्रकार की जो संख्याएं हैं, इसके अलावा जो और दूसरी प्रकार की संख्याएं वो भी तो इसको काट रही हैं, यानी कि 2 4 5 10 इससे भी तो ये कट रहा है। तो इस प्रकार की संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और दूसरी प्रकार की संख्याओं से भी कट जाती हैं, उससे हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो ये चीज़ भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर कुछ नोट है जो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि जो संख्या 1 है, संख्या जो 1 है, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। एक जो है
ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। पहला पॉइंट ये आपकी समझ में आ गया, ये है नोट में पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ है? ये 2 जो है, अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो आप लिखेंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से एक और पॉइंट है तीसरा, कि जो 2 है वो एक समभाज्य संख्या है और सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। सभी सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। तो ये तीसरा रहेगा आपका कि जो 2 है वो एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक समभाज्य संख्या है और सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये चीज भी आपको दिमाग में रखना है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब यहाँ पर 2 चीजें और आ गई सामने। 2 चीजें ये सामने आ गई कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि ये सम संख्याएं और विषम संख्याएं भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम थोड़ा सा और जान लेते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में भी, कि जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं और फिर जो विषम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि हमारे लिए सभी चीज़ों को जानना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सम संख्याएं, और फिर दूसरा आएगा कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, उसको भी देखेंगे। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। जैसे कि 4 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 2 से विभाजित हो जाएगा, 8 2 से विभाजित है, 10 2 से विभाजित है, 12 2 से विभाजित है, 14 2 से, मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं हम लिखेंगे कि वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं या 2 से विभाजित होती हैं, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। उसे सम संख्याएं कहते हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। और सुनिए, दूसरा आता है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं को भी समझना आसान है। विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्याएं विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, जो
दो से विभाजित नहीं होती हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं बोला जाएगा, विषम संख्याएं कहते हैं। ये भी आपके समझ में पूरा आ गया। अगर इसमें उदाहरण लें, जैसे आप इसमें देख सकते हैं 3 2 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा। तो ये सब संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो विषम संख्याएं होती हैं वो किसे कहते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, और जो एक्सरसाइज है हमारा 1.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहले पॉइंट में हमें दिया है 135 और 225 का निकालना है, फिर 196 और 38,220 का निकालना है, तीसरे पॉइंट में 867 और 255 का हमें निकालना है HCF। तो HCF ज्ञात करते हैं। HCF को तो हमने जान लिया है कि HCF होता क्या है, बस इसको हम फाइंड करना और सीख लेते हैं, फाइंड और कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमें दिया हुआ है 135 और दूसरा जो नंबर दिया है वो दिया है 225। तो आप विभाजन का काम करिए। विभाजन का मतलब जो आपने विभाजन करना सीखा है, कैसा विभाजन? इस प्रकार से कि आप सबसे पहले इसमें छोटी और बड़ी संख्या देखिए। तो छोटी संख्या को आप बाहर लिखेंगे और बड़ी संख्या को आप अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमेशा जो है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है। तो पहले आप 135 को एक बार ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 135, क्योंकि 2 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाता। तो अगर आप इसको घटा देंगे तो आपको मिलेगा 90। और अब ये जो शेषफल आया हुआ है, इस शेषफल से हम इस भाजक को भाग करेंगे, यानी कि 135 को। तो अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर से हम एक बार ले जाएंगे तो हमें 90 मिलेगा, और घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 45। तो इस स्टेप में भी शेषफल 0 नहीं आया, इस स्टेप में भी शेषफल 0 नहीं आया। हमें तब तक भाग करना होता है जब तक हमें शेषफल 0 ना मिल जाए। तो मैं फिर से भाग करूँगा। अब हमारा जो भाजक है वो ये रहेगा, इसको भाग करेंगे हम 45 से, तो 45 दूनी 90। तो तीसरे स्टेप में शेषफल 0 आ गया है। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 है उसका जो भाजक है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो HCF तो हमारा निकल चुका है 45। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग कीजिए, तो हम उसका भी प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या आप लिख सकते हैं का प्रयोग करने पर। तो क्या होता है फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ये चीज होता है। शेषफल को मैंने सिर्फ शेष लिखा है, फल चलिए लिख देते हैं।
पहले स्टेप में भाज्य कितना है, ये रहा 225, भाजक कितना है 135, गुणा भागफल 1 है, शेषफल ये रहा 90। तो पहले स्टेप के लिए मैंने एल्गोरिथम लिख दिया। दूसरे स्टेप पे आ जाइए, यानी कि इस पे। तो भाज्य कितना है 135 है, यहाँ पर भाजक कितना है 90 है, भागफल कितना है 1 है, शेषफल इसमें 45 है। तो दूसरे स्टेप का भी एल्गोरिथम बन गया। तीसरा यहाँ पर आ जाइए, भाज्य कितना है 90, भाजक कितना है 45, गुणा भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 0। तो ये जो मैंने लिखा, ये तो हमने भाग किया था, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लंबी विभाजन प्रक्रिया है। लेकिन ये जो लिखा है यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब आप लिखेंगे, इसलिए जो हमारा HCF है, इसलिए जो HCF है किसका 135 और 225 का, वो कितना है, जिस स्टेप में शेषफल 0 है उसका जो भाजक है वही हमारा HCF है। चाहे आप यहाँ से ले लीजिए या यहाँ देखेंगे तो इसमें शेषफल 0 नहीं है, इसमें शेषफल 0 नहीं है, इसमें शेषफल 0 है, इसका जो भाजक है वही हमारा क्या है, HCF है। यही आपको जानना था, यही आपको समझना था, और मुझे लगता है कि आपकी समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने 135 और 225 इन दोनों संख्याओं का जो HCF निकाला है वो मिला है 45। आप देखेंगे कि जो 135 और 225 है, इन दोनों से HCF बहुत छोटा है। यानी कि जो HCF निकलता है किन्हीं भी दो संख्याओं का, वो संख्या हमेशा, जो भी HCF निकलेगा, HCF हमेशा उन दोनों संख्याओं से छोटा होता है। और इस 45 को, इन दोनों का HCF हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर हम इस 45 से इन दोनों में से किसी भी संख्या को या दोनों ही संख्याओं को भाग करें तो भागफल हमेशा पूरा पूरा जाता है, मतलब शेषफल 0 आ जाएगा, आपका पूर्णतः विभाजित कर देगा। 45 इन दोनों ही संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा और शेषफल आपको 0 मिलेगा। यही इसका मतलब है इस HCF का। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखूँगा कि HCF वह वैल्यू होती है, यानी कि किन्हीं भी संख्याओं का HCF वह मान होता है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है, शेषफल 0 मिल जाता है। ये भी आप नोट में लिख सकते हैं। नोट कीजिए कि किन्हीं भी दो संख्याओं का, किन्हीं भी दो संख्याओं का या दो संख्याओं का या दो से अधिक भी हो सकती हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह मान होता है जो उन दोनों या जो भी संख्याएं होंगी, 3 हो, 4 हो या 5 हो, जितने भी हो, उन दोनों या सभी संख्याओं को
मैंने उन दोनों का मतलब ये लिखा है कि वो संख्याएं 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती है, कितने भी हों। यह सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है अर्थात शेषफल 0 प्राप्त होता है। विभाजित कर देता है और जो शेषफल है वो आपको 0 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। अगर हम इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ठीक है। हमारे पास दो संख्याएं कौन सी हैं, 135 हैं और 225 है। तो अब आप भाग कर लीजिए 135 को 45 से। तो जब आप 135 से मतलब 135 को 45 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो आप इसको चेक कर लीजिए। 45 को अगर मैं 5 बार ले जाऊं, 5 पच्चीस 25, 5 चौक 20 और 2 22, ज़्यादा हो गया। तो 45 दूनी 90, 45 3 कर दीजिए, 3 पच्चीस 15 के बाद 66, 3 चौक 12 13। तो ये 3 बार जाएगा और आपको 135 पूरा मिलेगा और ये पूरा शेषफल 0 मिला। इसी प्रकार से आप 225 को भी जब करेंगे 45 से भाग, तो ये आपका 5 बार जाएगा। देखिए 5 बार जाएगा और आपको 225 मिलेगा और शेषफल 0 आएगा। तो HCF जो होता है ये वह वैल्यू होती है, किन्हीं भी दो संख्याओं का हो या दो से अधिक कितनी भी संख्याओं का हो, वह मान होता है जो उन दोनों संख्याओं को या उन सभी संख्याओं को, चाहे वो कितनी भी हो, उन सभी को पूर्णतः विभाजित कर देता है और शेषफल आपको 0 देता है। यही मतलब है HCF का, जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है कि वास्तव में HCF होता क्या है। HCF तो हमने फाइंड करना सीख लिया, तो ये इसका मतलब क्या है, मतलब HCF है क्या, ये चीज़ भी आपने अच्छे से देखा, समझ लिया। तो ऐसा सभी संख्याओं के साथ होता है। चलिए, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं और उसको भी हम विभाजित करते हैं। जो हमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। क्या दिया है, हमें दिया है 196 और 38220। ये दिया हुआ है हमें, क्या दिया है, 38220। इन दोनों ही संख्याओं का हम क्या निकालना चाहते हैं, हम HCF निकालना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अब हम यहाँ तक कैसे सोचें कि मतलब इसको हम कितनी बार ले जाएं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो चलिए हम इसको कोशिश करते हैं करने की। पहले विभाजन प्रक्रिया को लेते हैं। क्या लेते हैं, विभाजन प्रक्रिया को हम सबसे पहले लेते हैं। तो जब आप विभाजन प्रक्रिया लेंगे तो अब ये 196 है, इसमें छोटी संख्या बाहर रहेगी और बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इसके विभाजन में हम कितनी बार ले जाएं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी बड़ी संख्या हम नहीं पता लगा पा रहे हैं जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो पहले हम नॉर्मली इसको भाग कर लेते हैं, सिर्फ नॉर्मली जो विभाजन करते हैं छोटी छोटी संख्याओं का वैसे कर लीजिए। तो पहले हम 196 का पहाड़ा 382 में ले जाएंगे, तो 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 बार ले जाएंगे तो 196 मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ भाग कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 12 में से 6 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर तो 7 बचेगा क्योंकि इसने हासिल दिया था। 17 में से 9 घटाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। और यहाँ बचेगा 2 में से घटा देंगे 1, 186 मिला। अब मैं क्या करूँगा,
अब ये तो 186 है, इससे छोटा है, हमें आगे की संख्या उतारना पड़ेगा। चलिए मैंने इस 2 को उतार लिया। अब मैं इस 1862 के लिए इसका पहाड़ा पढ़ूंगा। तो कितनी बार पढ़ूंगा? मान लीजिए कि मैं इसको 9 बार ले जा रहा हूँ, तो 9 बार में मुझे मिलेगा 1764, और जब मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 980, क्योंकि ये मैंने 1 मिनट, ये मैंने 12 में से जब घटाया, मतलब वैसे तो ये 1764 है, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 4 12 8 आ गया। यहाँ बचेगा 5, यानी कि 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0 हो जाएगा ये। अच्छा, तो 980 मिला। फिर मैंने जो ये 0 था ये भी यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब मैं जो है 980 के लिए इसका पहाड़ा 5 बार ले जाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा 980 और शेषफल मुझे मिलेगा 0। यानी कि ये जो 196 इसको काटेगा वो 195 टाइम्स में काट देगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि मैंने भाग करके पता लगा लिया है कि इस संख्या को ये संख्या 195 टाइम्स में काट देगा। तो अब आप जब HCF ज्ञात करेंगे तो आप कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे। जो छोटी संख्या है 196 बाहर और बड़ी संख्या 38,220 अंदर, इसको मैं 195 टाइम्स ले जाऊंगा और 38,220 पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 आ गया वही HCF है, यानी कि HCF कितना मिलेगा? 196 आपका HCF मिलेगा। यानी कि मैंने भाग किया, पहली स्टेप में ही शेषफल 0 आ गया। जब मैं 196 को 195 टाइम्स ले जाऊंगा तो 38,220 मिलेगा मुझे। तो ये तो पहले स्टेप में ही शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एल्गोरिथम बनेगा, एल्गोरिथम अगर आप लिखना चाहें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या बनेगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। भाज्य यहाँ पर है 38,220, भाज्य बराबर भाजक यानी कि 196, भागफल यहाँ पर 195 है और प्लस शेषफल यहाँ 0 है। तो HCF जो निकलेगा, इसलिए जो HCF निकलेगा आपका वो 196,38220 का जो निकलेगा, शेषफल 0 है, उसका जो भाजक है वही आपका HCF है। चाहे आप यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से ले लीजिए, एक ही बात है। आपके समझ में आ गया होगा। आप पहले ये पता लगाएंगे कि ये कौन सी संख्या से पूरा कटेगा। तो ये मैंने भाग करके पता लगाया है, मैंने आपको बताया कि कैसे भाग करके मैंने पता लगाया है, आप ये देख सकते हैं। फिर ये अविभाजन कर दीजिए तो आपका पहले स्टेप में शेषफल 0 आ जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं और ये निकाल सकते हैं। ठीक रहेगा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। एक लास्ट पॉइंट है इसका, उस थर्ड पॉइंट को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें दिया है 867 और दिया है 255, ये दिया हुआ है। इसमें हम और HCF फाइंड कर लें, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें भी जब आप लंबी विभाजन प्रक्रिया करेंगे, इसको आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, वरना कोई बात नहीं है। लंबी विभाजन प्रक्रिया जब आप करेंगे तो चलिए भाग करते हैं। फिर इसको इन दोनों में जो भी बड़ी संख्या है, ये मत देखिए कि वो इधर लिखा है कि इधर लिखा है, आपको हमेशा छोटी संख्या बाहर लेना है
और बड़ी संख्या को आप हमेशा अंदर लिखेंगे। अब अगर आप इसका पहाड़ा पढ़ें 255 का 867 के लिए, तो आप इसको 3 बार ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 765। और जब आप इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2 और ये आ जाएगा हमारा 0 और ये आ जाएगा यहाँ पर 1। अब शेषफल आ गया 102। अब आप फिर से भाग करिए। शेषफल जो 102 आया है, आप इस 102 से इस भाजक को फिर से भाग करिए 255 को, तो आप देखेंगे कि इसको आप 2 बार ले जा सकते हैं, तो आपको मिलेगा 204। तो जब आप इसको घटा देंगे तो आपको मिलेगा 51। और ये जो 51 आया है सॉरी, इस 51 से आप फिर से इसको भाजक को जो आया था उसको भाग करिए, यानी कि जो शेषफल आया हुआ है इसको आप भाज्य मानेंगे। अब आप इसको 2 बार ले जाएंगे तो आपको 102 मिल जाएगा और शेषफल आपका क्या आ गया 0। तो यही आपको करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आप भाग करिए और इन्हीं दोनों का ही, पहले इन दोनों का प्रयोग किया, फिर इन दोनों का प्रयोग किया, फिर इन दोनों का प्रयोग किया, इन्हीं का प्रयोग करके हमें भाग करना होता है। और अब आप यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आप लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो क्या है फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट स्टेप में भाज्य कितना है 867, भाजक है 255 गुणा भागफल है यहाँ पर 3, शेषफल है 102। सेकंड स्टेप में जो भाज्य है वो हमारा 255 है, भाजक है 102 और भागफल है 2, शेषफल है यहाँ पर 51। तीसरे स्टेप में भाज्य हमारा 102 है, भाजक हमारा 51 है और जो भागफल है वो 2 है, शेषफल 0 है। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 है उसमें जो भाजक है वही हमारा क्या है HCF है, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए या फिर आप यहाँ से पहला दूसरा तीसरे स्टेप में शेषफल 0 उसका जो भाजक है वही HCF है। तो आप लिखेंगे अतः HCF किन दो नंबर्स का 867, 255, यह आ जाएगा हमारा 51। तो यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से मैंने जो है आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर समझाया है, वास्तविक संख्याओं को बताया मैंने आपको। आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए, सुनिए, देखिए, पढ़िए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आप यहाँ पर समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और आप HCF फाइंड करना भी सीख जाएंगे। और HCF वास्तव में होता क्या है और ये किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, ये सारी बातें आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मैं आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपने चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।